हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जेनिक जे स्टडी। मेरा नाम है अनूप तिवारी और आज मैं इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में लेक्चर नंबर 14 आप लोगों को मैं फ्रिक्शन से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स कराऊंगा। आज के लेक्चर का मैंने नाम रखा है न्यूमेरिकल्स ऑफ फ्रिक्शन पार्ट 1। पार्ट 1 से क्या मतलब है मेरा? पार्ट 1 से मेरा ये मतलब है फ्रेंड्स, देखिए मैंने आप लोगों को बताया है फ्रिक्शन का जो भी कॉन्सेप्ट मैंने आप लोगों को समझाया है, तो बेसिकली जो फ्रिक्शन के न्यूमेरिकल्स अगर आते हैं, अगर इनके हिसाब से पूछे जाएंगे तो दो कंडीशन में पूछे जाते हैं। या तो आपके जो ब्लॉक्स होते हैं, जो मूविंग ऑब्जेक्ट्स होते हैं, वो प्लेन सरफेस में हो या हॉरिजॉन्टल सरफेस में हो, हॉरिजॉन्टल कहना ज्यादा सही रहेगा। और जो दूसरे टाइप के न्यूमेरिकल्स होते हैं वो इस टाइप के होते हैं कि वो इंक्लाइंड प्लेन्स पर रखे हुए हो। दोनों केसेस के लिए मैंने आप लोगों को बेसिक्स तो पढ़ाया है। जैसे मैंने इंक्लाइंड सरफेस के लिए आप लोगों को पिछले लेक्चर में डायग्राम बना के दिखाया था। मैंने आपको बताया था कि वेट का कंपोनेंट कैसे लगता है, रिएक्शन का कंपोनेंट कैसे लगता है, फ्रिक्शन कहां लग सकती है, स्लाइड कैसे हो सकता है, एंगल ऑफ फ्रिक्शन के बारे में मैंने बताया था। और मैंने ये भी बताया था कि म्यू की जो वैल्यू होती है वो 10 फाई के बराबर होती है, जिसमें फाई जो होता है हमारा एंगल ऑफ फ्रिक्शन होता है। तो आज का जो मेरा ये टॉपिक है न्यूमेरिकल्स ऑफ फ्रिक्शन पार्ट 1, तो यहां पे पार्ट 1 का मतलब है कि आज मैं जो आपको 2-3 न्यूमेरिकल्स कराऊंगा, आज मैं आप लोगों को जो 2-3 न्यूमेरिकल्स कराऊंगा वो काफी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, काफी कॉन्सेप्ट पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफी अच्छे हैं। अगर आप उसको समझ गए तो आपको बहुत आसानी होगी, आप कोई भी क्वेश्चन बना लेंगे। तो आज मैं आपको हॉरिजॉन्टल जो सरफेस होता है, हॉरिजॉन्टल सरफेस पे जो ब्लॉक्स रखे हुए थे उससे रिलेटेड जब न्यूमेरिकल्स आपसे पूछे जाते तो आप उसे कैसे बनाएंगे उसके बारे में मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा। अब फ्रेंड्स, कुछ बच्चों की डिमांड्स आ रही थी, काफी अच्छा आप लोगों का फीडबैक मिल रहा है फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। मुझे बिल्कुल ऐसी, हालांकि पहले से कम हो गया है, व्यूज पहले से बहुत कम हो गई है, मुझे इस बात का बहुत दुख भी है। लेकिन फ्रेंड्स, जो लोग रेगुलरली मेरा वीडियोस देखेंगे वही कंपटीशन निकाल पाएंगे, ये तो सिंपल सा फैक्ट है। ठीक है, आप किसी भी यूट्यूब चैनल को फॉलो करिए फ्रेंड्स, सारे टीचर्स अच्छे होते हैं। ठीक है, हम थोड़ा ज्यादा एफर्ट करते हैं, हम कोशिश करते हैं कि हम आउट ऑफ द बॉक्स सोचें और कुछ अच्छा चीज आपके लिए लेके आए, क्योंकि आपको ऐसा मटेरियल और कहीं नहीं मिलेगा। अगर आप प्रॉपर नोट्स बना रहे होंगे तो ये भी आपका बहुत अच्छा नोट्स बनेगा फ्रेंड्स। तो कुछ बच्चों की डिमांड थी मुझसे कि सर आप अपने टाइम को बढ़ाइए, ठीक है, आप अपनी वीडियो लेक्चर की जो टाइमिंग है उसको बढ़ाइए। जनरली मेरे वीडियो लेक्चर 30 to 35 मिनट्स के होते हैं और उसी हिसाब से मैंने हर चीज प्लान भी किया था। जो 10 to 12 आवर्स की हमारी स्टडी का जो हिस्सा था वो उसको मैंने 20 to 24 लेक्चर में प्लान किया था। देखिए फ्रेंड्स, मैं उस चीज को बढ़ा सकता हूं, बट मुझे उसके लिए भी आप लोगों से ही होगा। ये आप लोगों से कैसे होगा? आप लोगों से होगा, इसका मतलब ये कि आप लोगों को लार्ज नंबर में मुझे इसमें कमेंट करके लिखना पड़ेगा। मैं सिर्फ 1 या 2 बच्चों के रिकमेंडेशन पे ये नहीं कर सकता। ठीक है, अगर मुझे बहुत सारे बच्चे रिक्वेस्ट करेंगे, ठीक है, तो मैं जरूर इस चीज को बढ़ा दूंगा। देखिए फ्रेंड्स, अगर मैं 35 मिनट 40 मिनट पढ़ा सकता हूं तो मैं 50 मिनट भी तो पढ़ा सकता हूं। बट मैं एज अ टीचर मैं एक जॉब करता हूं फ्रेंड्स। ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं अपने सारे बच्चों को लेकर चलूं, मैं अपने सिविल के बच्चों को भी लेकर चलूं, मैं अपने मैकेनिकल के स्टूडेंट्स को भी लेकर चलूं और आप इलेक्ट्रिकल के भी स्टूडेंट्स को लेकर चलूं। और देखिए फ्रेंड्स, आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है कि हर किसी की कैपेबिलिटी सेम नहीं होती है। ठीक है, अगर हर किसी की कैपेबिलिटी सेम नहीं होती है तो हो सकता है कि आप 50 मिनट बैठ के चीजों को सीख लें, बट कोई दूसरा स्टूडेंट उस चीज को ना ग्रास्प कर पाए। बस मेरा इतना सही कंसर्न है। ये मैं आप लोगों को ऑन दी फेस बोलना चाहता था, कमेंट्स में मैं नहीं लिखना चाहता था। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आप लोग चाहते हैं कि मेरी टाइमिंग इंक्रीज हो जाए, नो इश्यू, मैं 1 घंटा में 2 घंटा में, किसी दिन आप लोग कहें तो मैं 5 घंटे 6 घंटे की लगातार क्लास ले लूं फ्रेंड्स और खत्म कर दूं। आप लोग ये चीज मुझे कमेंट पे लिख के दीजिए। ठीक है, कंटेंट्स की कमी नहीं है फ्रेंड्स, क्वेश्चंस की कमी नहीं है, वो सब आपको मिल जाएगा, आपको मुझे कहना पड़ेगा। ठीक है, अब जो बच्चे इस चीज को पहली बार देख रहे हैं उनके लिए ये कॉन्सेप्ट काफी हैवी हो सकता है, इसलिए मैं क्या करता हूं 2 से 3 न्यूमेरिकल्स एक लेक्चर में मोर देन सफिशिएंटली रखता हूं। ठीक है फ्रेंड, तो चलिए टाइम वेस्ट किए बगैर आज जो हम लोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे न्यूमेरिकल्स ऑफ द फ्रिक्शन ऑन द हॉरिजॉन्टल सरफेस। और ऑन द हॉरिजॉन्टल सरफेस करके मैंने इसे पार्ट 1 नाम दिया है। आप अपनी कॉपी में ऑन द हॉरिजॉन्टल सरफेस के लिए होगा, मतलब आज का जो है हॉरिजॉन्टल सरफेस के लिए है, हॉरिजॉन्टल सरफेसेस। बिल्कुल इजीली मैं इसको सॉल्व करूंगा, देखिएगा कैसे होगा, थोड़ा पेशेंस रखिएगा फ्रेंड्स। ओके, चलिए देखिए फ्रेंड्स क्या लिखा है क्वेश्चन में। अ बॉडी वेट 300 न्यूटन इज लाइंग ऑन अ रफ हॉरिजॉन्टल प्लेन हैविंग कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.3. फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स व्हिच कैन मूव द बॉडी while acting at an angle of 25 degree from the horizontal.
ओके फ्रेंड्स, यहां पे क्वेश्चन मुझे क्या कर रहा है, चलिए थोड़ा क्वेश्चन को समझते हैं। डायग्राम बना के मैं आप लोगों को समझाता हूं। हमारे पास एक बॉडी है फ्रेंड्स, अगर मैं इसे यहां बनाना चाहूं तो वहां पे मैं सॉल्व कर लूंगा। हमारे पास एक बॉडी है फ्रेंड्स, ओके, चलिए ये मेरी बॉडी है, ये मेरी एक हॉरिजॉन्टल प्लेन पे क्या है, लाई कर रही है, ये है मेरा हॉरिजॉन्टल प्लेन, और आज हम इसी से भी डिस्कस करेंगे। तो इसका जो वेट है फ्रेंड्स, क्वेश्चन में दिया गया है, इस बॉडी का जो वेट है वो है 300 न्यूटन। मैंने आप लोगों का कहा था वेट एक फोर्स होता है, तो कंफ्यूज नहीं होंगे, वेट क्योंकि फोर्स होता है उसका ऐसा यूनिट न्यूटन होगा। अब क्या कह रहा है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक एंड द सरफेस। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू हमें दे दी गई है, म्यू इज इक्वल टू 0.3। इसका कोई भी ऐसा यूनिट नहीं होता है, यह भी मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था, ठीक है। नाउ फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स which can move the body while acting at an angle of 25 degree from the horizontal। मतलब मैं यहां पे एक फोर्स लगा रहा हूं फ्रेंड्स, जो कि हॉरिजॉन्टल से 25 डिग्री इंक्लाइंड है, ओके, जो हॉरिजॉन्टल से हमारी 25 डिग्री इंक्लाइंड है, और उस फोर्स की मुझे वैल्यू पता करनी है जो कि इस ब्लॉक को क्या करेगा फ्रेंड्स, मूव करेगा। ओके, तो चलिए मैं क्या कर रहा हूं, मैं यहां पे एक फोर्स लगा दिया P, और ये जो फोर्स है हमारा, ये हमारा जो क्या है, हमारा हॉरिजॉन्टल से इंक्लाइंड है 25 डिग्री, ठीक है। यही क्वेश्चन कह रहा है फ्रेंड्स, और मुझे इस फोर्स जो P है, ठीक है, मुझे जो फोर्स है P, इसकी क्या करनी है फ्रेंड्स, मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है। तो अगर इस टाइप के क्वेश्चंस आप लोगों को पूछे जाते हैं मैकेनिक्स में, तो सबसे पहले हमारा अप्रोच क्या होना चाहिए फ्रेंड्स, सबसे पहला अप्रोच हमारा होना चाहिए फ्री बॉडी डायग्राम। देखिए फ्रेंड्स, जब भी हमें कोई, देखिए हम लोग का सिस्टम होता है मैम सर, ओके, सिस्टम पर हम एनालिसिस करते हैं, जो एनालिसिस करते हैं उस सिस्टम को अगर हम प्रॉपर्ली ड्रॉ करें, अगर हम फोर्सेस को प्रॉपर्ली रिजॉल्व कर ले हर डायरेक्शन में, तो आपको, आपके लिए न्यूमेरिकल सॉल्व करना आसान हो जाएगा। कॉन्सेप्ट आपके पास सब कुछ है, कॉन्सेप्ट की कमी नहीं है आपके पास फ्रेंड्स। क्वेश्चन सॉल्व कैसे करना है, क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, मुझे ये P निकालना है, वेट दिया है, हॉरिजॉन्टल से इसका इंक्लिनेशन दिया है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू दे दी है। अब मुझे यहां पे क्या करना है फ्रेंड्स, इसका क्या करना है, मुझे P की वैल्यू निकालनी है। अब बहुत ध्यान से समझिएगा मैं क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर रहा हूं। मैं क्या कर रहा हूं, इसका फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूं, फ्री बॉडी डायग्राम। चलिए फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। फ्री बॉडी डायग्राम क्या होता है फ्रेंड, फ्री बॉडी डायग्राम में हम क्या करते हैं, जो भी हमारा ऑब्जेक्ट होता है सिर्फ उसी को ड्रॉ करके उसमें सारे फोर्सेस की वैल्यू लिखते हैं, और विद द हेल्प ऑफ प्लेन या एक्सिस सारे फोर्सेस को रिजॉल्व करने की कोशिश करते हैं। चलिए देखते हैं इसको कैसे करेंगे। मैं बहुत अच्छे से आप लोगों को समझाता हूं। ये मैंने ऑब्जेक्ट ले लिया, मैं थोड़ा बड़ा सा बना रहा हूं ताकि आप लोगों को क्लियर हो। यहां पे हम प्लेन के बारे में कुछ नहीं करेंगे, ठीक है। मैं मान लेता हूं इस बॉडी का सेंटर ऑफ मास, क्योंकि एक सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट है, तो मैं मान लेता हूं इस बॉडी की सेंटर ऑफ ग्रेविटी या सेंटर ऑफ मास यहां पे लाई कर रही है। ओके फ्रेंड्स, अब मैं इस पॉइंट पे क्या करूंगा, आपका एक्सिस ड्रॉ कर लूंगा। कौन कौन सा एक्सिस, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। क्यों, क्योंकि आपके जो फोर्सेस होते हैं फ्रेंड्स, मैंने आपको कहा था कि फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो डायरेक्शन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्शन में रिजॉल्व करना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, तो चलिए मैं यहां पे क्या करता हूं, एक्सिस बना देता हूं ताकि आप लोगों को इजीली समझ में आए। ये हमने इस टाइप से इसमें क्या किया, एक्सिस बना दिया, और मैंने मान लिया कि ये एक्सिस का जो ओरिजिन है वो इसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी से पास हो रहा है, और ये पॉइंट को मैं मान लेता हूं O। ठीक है फ्रेंड्स, अब यहां पे देखिए, बहुत ध्यान से देखिए, कहां कहां पे फोर्सेस जो लग रही हैं आपको उसका अंदाजा है। एक फोर्स आपका इस डायरेक्शन में लग रहा है, W इज इक्वल टू 300 न्यूटन, ठीक है, ये क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है। एक हमारा फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में, जो कि 25 डिग्री हॉरिजॉन्टल एक्सिस यानी कि एक्स एक्सिस से इंक्लाइंड है। चलिए इसको मैं नाम भी दे देता हूं फ्रेंड्स, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ये हो गया -x और ये हो गया -y। बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स ये सब, ठीक है। नाउ कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू आपको दी गई है, म्यू इज इक्वल टू 0.3। ओके, अब अगर ये फोर्स इस बॉडी को ऑन द वर्ज ऑफ मोशन करने वाला है या इसको मूव कराने वाला है, ठीक है, तो आपको पता है कि बॉडी किस डायरेक्शन में मूव करेगी, राइट डायरेक्शन में, मतलब कि पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन की तरफ बॉडी आपकी मूव करेगी, ठीक है। तो अगर बॉडी इस डायरेक्शन में मूव करेगी तो आपको एक चीज पता होनी चाहिए कि जो फ्रिक्शनल फोर्स आएगा आप लोगों का, फ्रिक्शनल फोर्स वो आएगा -x डायरेक्शन की तरफ, क्योंकि जो कॉज ऑफ मोशन है या जो मोशन का जो डायरेक्शन है उसके अपोजिट में होगा, ठीक है। तो यहां पे मैंने क्या कर दिया, फ्रिक्शन लिख लिया F यहां पे,
ठीक है, ये रहा मेरा फ्रिक्शन का वैल्यू। बहुत ध्यान से समझिएगा फ्रेंड, बहुत आराम से समय लीजिए आप लोग, ठीक। अब मैं क्या कर रहा हूं, देखिए मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर कोई फोर्स, किसी रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस में मैंने आप लोगों को पढ़ाया था कि अगर कोई फोर्स आपके एक्सिस से किसी एंगल पे इंक्लाइंड है तो आप उसे क्या करेंगे, एक्सिस में रिजोल्व करेंगे। ओके, तभी तो एंगल हमें दिया जाता है। अगर हम एक्सिस में उसको रिजोल्व करेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए ये जो P है फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, ठीक है। इसका डायरेक्शन देखिए, एरो देखिए फ्रेंड्स, इसका एरो कहां है, इसका एरो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। यानी कि जब ये रिजोल्व होगा तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के लिए रिजोल्व होगा और पॉजिटिव वाई एक्सिस के लिए रिजोल्व होगा। बहुत ध्यान से समझिए इस चीज को। अगर मैं कह रहा हूं कि फोर्स का जो डायरेक्शन है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट पे लाई कर रहा है, तो उसका जो फोर्सेस के रिजोल्व जो होंगे, ठीक है, वो भी प्लस एक्स एक्सिस और प्लस वाई एक्सिस के ही एक्सिस में होंगे। तो देखिए जब मैं इसको यहां पे आपको रिजोल्व करूंगा इस डायरेक्शन में, ठीक है, इस डायरेक्शन में करूंगा, तो देखिए अलोंग द एंगल, मैंने आप लोगों को यह भी कॉन्सेप्ट बताया कि अलोंग द एंगल जब हम फोर्स को रिजोल्व करते हैं तो वो कौन सा कंपोनेंट लेके आता है, वो cos थीटा का कंपोनेंट लेके आता है। तो ये हो जाएगा P cos 25 डिग्री, ठीक है। मैं अगर इसको इस डायरेक्शन में कर रहा हूं तो इसको आप अच्छे से ऐसे करके लिख दीजिए, यहां पे इसको ये रहा, ये हो गया P cos 25 डिग्री। ओके, और जब ये पॉजिटिव वाई एक्सिस में रिजोल्व होगा तो ये क्या हो जाएगा, P sin 25 डिग्री। अलोंग दी एक्सिस cos थीटा के साथ कंपोनेंट आएगा, अवे फ्रॉम दी एक्सिस, अवे फ्रॉम दी एंगल अगर मैं इसको कंपोनेंट लूंगा तो ये sin थीटा का क्या करेगा, कंपोनेंट लेके आएगा। ये चीज मैंने आपको पढ़ाई है फ्रेंड्स, फिर भी मैं आप लोगों को बता दे रहा हूं यहां पे। अब क्या होगा, क्या और कुछ बन सकता है यहां पे, क्या और कोई चीज रिजोल्व होगी हमारी यहां पे? हाँ फ्रेंड्स, एक और चीज बच गई है। जो हमारा ये हॉरिजॉन्टल सरफेस है, देखिए वेट जो लगता है टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ लगता है। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट किसी भी चीज पर कैप्ट है तो याद रखिए वहां नॉर्मल रिएक्शन तो आएगा ही आएगा। और वो कहां के नॉर्मल रिएक्शन कैसा होता है, आपके प्लेन के परपेंडिकुलर होता है। तो देखिए ये प्लेन कैसा आपका हॉरिजॉन्टल है, तो इसका परपेंडिकुलर कौन सा एक्सिस होगा, वाई एक्सिस ही होगा। तो यहां पे आपका एक और आ जाएगा रिएक्शन एन, या फिर आप इसे कह सकते हैं आर, ठीक है। ये बन गया फ्रेंड्स आप लोगों का फ्री बॉडी डायग्राम। मैंने क्या किया, मैंने इस फोर्स को अलोंग दी एक्स एक्सिस अलोंग दी वाई एक्सिस रिजोल्व किया। W पहले से ही वाई एक्सिस पे था, फ्रिक्शन की वैल्यू एक्स एक्सिस में लाई कर रही थी, भले नेगेटिव एक्स एक्सिस में लाई कर रही थी पर एक्स एक्सिस में लाई कर रही थी। और क्या हुआ, रिएक्शन की वैल्यू भी मैंने लिख ली। अब मैं क्या करूंगा फ्रेंड, अब मैं सारे फोर्सेस को मेजर करूंगा इन दी एक्स डायरेक्शंस एंड इन दी वाई डायरेक्शंस, चाहे पॉजिटिव हो नेगेटिव हो, मैं सबको मेजर करूंगा। तो चलिए, आई होप आपने एक क्वेश्चन लिख लिया होगा, मैं इसको मिटा देता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा समझिएगा। ओके, ये चीज आप समझिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी बिल्कुल इसी की तरह है, तो आपसे क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। चलिए अब यहां पे ध्यान से देखिए फ्रेंड्स, अगर मैं एक्स डायरेक्शन की बात करूं, अगर मैं एक्स डायरेक्शन की बात करूं, इन एक्स डायरेक्शन, अगर मैं एक्स कर रहा हूं मतलब मैं पूरा एक्स डायरेक्शन की बात कर रहा हूं, तो मैं कह सकता हूं, देखिए फ्रिक्शन जो है वो माइनस डायरेक्शन में है और P cos 25 डिग्री अवे है, मतलब पॉजिटिव में है। तो मैं फ्रॉम द डायग्राम कह सकता हूं कि फ्रिक्शन इज इक्वल टू P cos 25 डिग्री, लिख सकता हूं फ्रेंड्स। ओके, इसको मैं क्या करता हूं, इक्वेशन नंबर 1 एज्यूम कर लेता हूं, ठीक। अब ये मेरा किसके लिए है, फॉर एक्स एक्सिस, फॉर एक्स एक्सिस, ये मेरा एक्स एक्सिस के लिए है। अब यहां पे देखिए, अब यहां पे अगर आप देखेंगे ये वाला वाई एक्सिस के लिए देखेंगे, अगर आप वाई एक्सिस के लिए देखेंगे फॉर वाई एक्सिस, तो मैं यहां से क्या लिख सकता हूं, मैं यहां से लिख सकता हूं W, वेट जो है आपका, वेट किसके बराबर है, रिएक्शन प्लस P sin 25 डिग्री, P sin 25 डिग्री। ओके, तो मैं यहां से क्या लिख सकता हूं, मैं यहां से लिख सकता हूं रिएक्शन की वैल्यू लिख सकता हूं W माइनस P sin 25 डिग्री। तो रिएक्शन की वैल्यू क्या हो गई, रिएक्शन की वैल्यू हो गई आपकी 300 माइनस P sin 25 डिग्री। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर। ओके, अभी मेरा काम खत्म नहीं हुआ फ्रेंड्स। देखिए अब यहां पे एक कॉन्सेप्ट ये होता है फ्रेंड्स
दो टाइप के स्ट्रक्चर्स होते हैं, डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर्स एंड इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर्स। मैं आपको कंफ्यूज नहीं करना चाह रहा हूं। मतलब ये होता है कि मेरे पास उतने इक्वेशन होने चाहिए जितने वेरिएबल्स हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं x और y की वैल्यू निकालना चाहता हूं तो मेरे पास कम से कम x और y से रिलेटेड दो वैल्यूज या दो इक्वेशंस होने चाहिए। ठीक है, मतलब अगर मैं आपसे कह रहा हूं x प्लस वाई इज इक्वल टू 3 और x माइनस 2y इज इक्वल टू 1, मान लीजिए कि मैंने रैंडमली कोई भी दो इक्वेशन दे दिया। आप यहां पे देखिए वेरिएबल कितने हैं, दो, और इक्वेशन भी कितनी है, दो। जितने वेरिएबल होते हैं अगर उतने ही इक्वेशंस आपके पास है उस वेरिएबल से रिलेटेड, तो ही आप उस वेरिएबल्स की वैल्यूज फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, तो यहां पे अगर आप देखें, यहां पे आपके पास टोटल कितनी इक्वेशन है, ये इक्वेशन है, फ्रिक्शनल फोर्स इज इक्वल टू पी कॉस 25 डिग्री, और यहां पे आपके पास जो दूसरी इक्वेशन है वो है R इज इक्वल टू 300 माइनस पी साइन 25 डिग्री। यहां पे हमारे पास वेरिएबल्स कितने हैं, वेरिएबल्स का मतलब ये होता है फ्रेंड्स जिनकी वैल्यूज हमें पता नहीं होती। तो अगर आप इस क्वेश्चन के हिसाब से देखें तो इस क्वेश्चन में टोटल कितने वेरिएबल्स हैं जिनकी वैल्यू हमें पता नहीं है, फ्रिक्शनल फोर्स, रिएक्शन फोर्स और P। हमारे पास तीन वेरिएबल्स हैं जिसकी वैल्यू हमें पता नहीं है, और हमारे पास इक्वेशन सिर्फ और सिर्फ दो है। तो हम कैसे करेंगे, ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा? हाँ, ये क्वेश्चन फ्रेंड्स बिल्कुल सॉल्व होगा। अभी जो मैंने कॉन्सेप्ट बताया वो बिल्कुल सही है, जितने वेरिएबल्स होने चाहिए उतने ही आपके पास क्या होने चाहिए, इक्वेशंस होने चाहिए। लेकिन यहां पे मैं आपको क्या कर रहा हूं फ्रेंड्स, डरा रहा हूं। कैसे डरा रहा हूं? इक्वेशन तो बन गए, इक्वेशन इससे ज्यादा बन नहीं सकते। मैंने एक्स एक्सिस में भी इसको ले लिया, मैंने वाई एक्सिस के लिए भी इसको ले लिया, तो भाई अब और क्या हो सकता है? अब आती है बारी कॉन्सेप्ट की। जरूरी नहीं है कि आपको डायग्राम से ही हर चीज मिले, कुछ चीजें कॉन्सेप्ट से भी पता चलती है। और आपका कॉन्सेप्ट क्या है? आपका कॉन्सेप्ट ये है कि जो फ्रिक्शनल फोर्स होता है वो म्यू इंटू आर के बराबर होता है। अब यहां पे कितनी इक्वेशंस हो गई फ्रेंड्स? अब यहां पे तीन इक्वेशंस हो गई, और वेरिएबल्स भी कितने हैं फ्रेंड्स? तीन वेरिएबल। अब आप क्या करेंगे, इन तीनों की वैल्यू, ऑफ कोर्स आप भी कोशिश करिए, मैं तो सॉल्व कर ही रहा हूं, आप लोग भी क्या करेंगे, 2 मिनट के लिए वीडियो को पॉज करेंगे। तीन वेरिएबल्स हैं और तीन इक्वेशन है आपके पास। वेरिएबल है फ्रिक्शनल फोर्स, पी और रिएक्शन, ये तीन वेरिएबल्स हैं आपके पास, और आपके पास अब तीन इक्वेशन भी है। आप लोग क्या करेंगे, इन तीन वेरिएबल्स और तीन इक्वेशंस का यूज करके किसकी वैल्यू निकालनी है? मुझे तो फोर्स की वैल्यू निकालनी है, तो बिल्कुल ऐसे करिए, आप ऐसे उसको सॉल्व करिए कि आपकी पी की वैल्यू निकल जाए। तो 2 मिनट के लिए वीडियो पॉज करिए और कोशिश करिए, ठीक है? तो चलिए मैं भी इसे सॉल्व करता हूं। Genic Prime is the new features by Genic Education, where you will get 450 plus video series questions explanation, Prime Facebook group for doubt solving, assignments, live sessions and many more. If you are interested, then visit website and join quickly. For any query, call on 9837933283. ओके फ्रेंड्स, तो चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। तो मैं इसको मिटा देता हूं क्योंकि हमारा डायरेक्शन से जो रिलेटेड था, हमारा फ्री बॉडी डायग्राम का काम हो गया था। ठीक है, अब हमारे पास जो इक्वेशन है उसी की हेल्प से हमको क्वेश्चन क्या करना है फ्रेंड्स, सॉल्व करना है। तो चलिए यहां पे देखिए फ्रेंड्स, यहां पे अगर आप क्वेश्चन देख पा रहे हो, तीन इक्वेशन है हमारे पास। फ्रिक्शन की वैल्यू एक यहां से आई है P cos 25 डिग्री। तो चलिए इसको मैं लिख देता हूं, cos 25 डिग्री की जो वैल्यू होती है फ्रेंड्स वो होती है 0.9063। तो यहां से मैं फ्रेंड्स क्या लिख सकता हूं, आप लोग भी कैलसी रखा करिए अपने साथ, ठीक है, और मेरे साथ क्वेश्चन सॉल्व किया करिए, छापामारी वाला काम मत किया करिए। तो फ्रिक्शन हो गया 0.9063 P, ठीक है फ्रेंड्स, ये पहला इक्वेशन। अब मैं क्या कर रहा हूं फ्रेंड्स, इक्वेशन नंबर 3 की वैल्यू को, इक्वेशन नंबर 3 ये देखिए, इक्वेशन नंबर 2 में जो ये R का वैल्यू है इसको मैं इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर रहा हूं, ठीक है। तो देखिए फ्रिक्शन की वैल्यू क्या है हमारे पास 0.3, क्योंकि म्यू की वैल्यू क्या है फ्रेंड्स 0.3, इनटू रिएक्शन की वैल्यू क्या है 300 माइनस P साइन 25 डिग्री, ठीक है। तो देखिए ये क्या बन के आ गया 0.3 इंटू 300 माइनस 0.3 इंटू P इंटू साइन 25 डिग्री, ठीक है। तो जो फ्रिक्शन की वैल्यू आई वो आपकी क्या आई, ये हो गया 90 माइनस साइन 25 इंटू 0.3,
ये आ जाएगा 0.126 0.126 p। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब यहां पे देखिए फ्रेंड्स, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 आपके पास आ गया। दोनों आपकी फ्रिक्शन की वैल्यू है, तो मैं इक्वेट कर सकता हूं। इक्वेटिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 मैंने यहां पे लिख दिया था फ्रेंड्स। आप इसको क्या करिए, 4 एंड 5 कर लीजिए। ओके ओके फ्रेंड्स, तो इक्वेटिंग इक्वेशन 4 एंड 5, ठीक है। क्योंकि यहां पे पहले से ही मैंने क्या किया था फ्रेंड्स, 2-3 इक्वेशन लिख लिए थे, तो मैं यहां पे क्या कर रहा हूं, इसकी वैल्यू को बस पुट कर रहा हूं और यहां पे क्या कर रहा हूं, इक्वेट कर रहा हूं। तो ये क्या बन गया, 0.9063p इज इक्वल टू 90 माइनस 0.126p। मैं इसको यहां लेके जा रहा हूं, 0.9063 प्लस 0.126p इज इक्वल टू 90। तो देखिए ये जो आंसर आएगा फ्रेंड्स, ये आंसर क्या आ रहा है, p की वैल्यू 0.9063 प्लस 0.126, 87 पॉइंट, जो p की वैल्यू आ रही है वो आ रही है 87.1 न्यूटन। ये आपका रहा आंसर, ठीक है फ्रेंड्स। ये क्वेश्चन काफी अच्छा था फ्रेंड्स। ये क्वेश्चन अगर कॉन्सेप्ट पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो कितना अच्छा क्वेश्चन था फ्रेंड्स। यहां पे आपको मैंने कंडीशन दिया, इस कंडीशन के हिसाब से आपने क्या किया, फ्री बॉडी डायग्राम बनाया। लेकिन फ्री बॉडी डायग्राम बना के जो फोर्सेस को आपने रिजॉल्व किया और एक्स और वाई डायरेक्शन में आपने उसको प्रॉपरली लिखा, बट उसके बावजूद भी 3 वेरिएबल्स थे आपके पास और टोटल 2 ही इक्वेशन आ रहे थे। तो ऐसे केस में क्या होता है ना, ऐसे केस में जब एग्जाम्स, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जब इस टाइप के क्वेश्चन पूछता है तो जानबूझ के इस टाइप के ऑप्शन रखता है कि नन ऑफ द अबव या आंसर नॉट पॉसिबल। तो बच्चे क्या करते हैं, बच्चे सोचते हैं कि हाँ यार 3 वेरिएबल है और 2 ही इक्वेशन आ रहा है, तो ये मेरा इनडिटर्मिनेट फॉर्म है, तो इसका आंसर पॉसिबल नहीं है, कुछ ना कुछ पक्का मिसिंग है। पर ऐसा नहीं होता फ्रेंड्स, ठीक है। कोशिश किया करिए, आपका जो भी कॉन्सेप्ट है उसे पूरा भिड़ा दिया करिए कि आप उस चीज को अच्छे से देखें, उसमें और क्या मैं अप्लाई कर सकता हूं। और ये वो इक्वेशन था फ्रेंड्स जो कि एक्चुअली में मैंने आप लोगों को सिखाया था, क्योंकि ये जो इक्वेशन था वो एक्चुअली म्यू के डेफिनेशन से ही बना था। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज द रेशियो ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन टू द रिएक्शन फोर्स। तो वहां से मैंने क्या किया था, इस चीज को लिख लिया था। ओके, तो जब मैंने 3 इक्वेशन आ गए और तीनों की वैल्यूज आ गई, तो उसके बाद फ्रेंड्स, उसके बाद यहां कॉन्सेप्ट नहीं है, दिस इज मैथमेटिक्स, दिस इज द कॉन्सेप्ट। ये आपका कॉन्सेप्ट है और वो मैथमेटिक्स है। वो आपके ऊपर है कि आप कितना तेजी से सॉल्व कर सकते हैं, और वो भी आपका इंप्रूव हो सकता है। कैसे? प्रैक्टिस, रेगुलर प्रैक्टिस, रेगुलर क्वेश्चंस। मैं यहां पे आपको क्वेश्चंस बता रहा हूं, मैं यहां पे आप लोगों को इसका कॉन्सेप्ट दे रहा हूं। अब आप लोग अच्छी बुक्स को यूज करिए, प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स तो मैं सॉल्व करवाऊंगा ही। आप क्वेश्चंस निकालिए, क्वेश्चन रिलेटेड टू फ्रिक्शन आपको मिल जाएगा, उसको आप सॉल्व करिए। ओके, तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग क्या करते हैं, एक और न्यूमेरिकल को यहां पे देखते हैं, और वो भी न्यूमेरिकल को देखते हैं कि हम कैसे सॉल्व करेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 भी मैं आप लोगों के सामने लेके आ गया हूं। क्वेश्चन नंबर 2 भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है फ्रेंड्स। चलिए पढ़ते हैं और समझते हैं क्या है। आप लोग क्या करिए, 2 मिनट के लिए वीडियो को पॉज कर लीजिए और ये पूरा क्वेश्चन नोट कर लीजिए, पढ़िए क्वेश्चन का क्या मतलब है, और उसके बाद में तो इसको सॉल्व करवाऊंगा ही। देखते हैं फ्रेंड्स, अ बॉडी रेस्टिंग ऑन अ रफ हॉरिजॉन्टल प्लेन required to pull off 180 Newton inclined at 30 degree to the plane just to move it. Okay, it was found that the push of 220 Newton inclined to 30 degree to the plane just move the body. Determine the weight of the body and coefficient of friction. 2 मिनट के लिए वीडियो को पॉज कर लीजिए, क्वेश्चन को लिख लीजिए, 2-3 बार अच्छे से पढ़िए, समझिए क्वेश्चन क्या पूछना चाह रहा है, क्या बोलना चाह रहा है। मैं आप लोगों को यहां डायग्राम बनाता हूं फ्रेंड। देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन में 2 कंडीशंस दिए हुए हैं, ठीक है। क्या क्या कंडीशन दिया है? पहले कंडीशन में आपका एक ब्लॉक है फ्रेंड्स, जो कि रफ हॉरिजॉन्टल प्लेन पर लाई कर रहा है, ठीक। इस बॉडी पर एक फोर्स लग रहा है 180 न्यूटन का। ओके फ्रेंड्स, जो कि हॉरिजॉन्टल से कितने एंगल पे है? हॉरिजॉन्टल से है 30 डिग्री इंक्लाइन, मतलब हॉरिजॉन्टल से वो जो फोर्स है 180 न्यूटन का, वो 30 डिग्री एंगल बना रहा है इस बॉडी पर। और इनके बीच का जो फ्रिक्शन का वैल्यू है ये हमें नहीं दिया है, ये हमें निकालना है। और दूसरी चीज क्या दी गई है फ्रेंड्स, कि सेम यही ऑब्जेक्ट
जो इसी रफ कंडीशन पे रखा हुआ है, उस पर जब हम 220 न्यूटन का, देखिए फ्रेंड्स यहां पे हो रहा है पुल, मतलब ये जो 180 न्यूटन का फोर्स है ये इसे खींचना चाह रहा है, और वहां पे 220 न्यूटन का एक फोर्स है जो इसको पुश कर रहा है। ये भी कितना एंगल बना रहा है फ्रेंड्स, ये भी हॉरिजॉन्टल से 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। और ये देखा जाता है कि जब 220 न्यूटन का ये जो फोर्स है 30 डिग्री पर जैसे ही हम अप्लाई कर रहे हैं तो ये क्या कर रहा है, जस्ट इस ब्लॉक को मूव कर दे रहा है। तो आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को मुझे इसका वैल्यू बताना, मतलब आप लोगों को मुझे इस बॉडी का वेट बताना है, यानी कि मेरे पास जो रिक्वायर्ड है वो W है, ठीक है। याद रखेंगे W की वैल्यू बराबर रहती है चाहे कैसे भी फोर्सेस लगे, और कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू बतानी है ब्लॉक और सरफेस के केस में। एक बार बॉडी को पुल किया जा रहा है 180 न्यूटन से 30 डिग्री इंक्लाइंड, और एक बार बॉडी को पुश किया जा रहा है 220 न्यूटन, वो भी 30 डिग्री पे इंक्लाइंड है। और ये देखा जा रहा है कि जब हम इसको पुल कर रहे, पुश कर रहे हैं, जब धक्का दे रहे हैं, देखिए डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, ठीक है। क्वेश्चन से ज्यादा इंपॉर्टेंट इस डायग्राम में फोर्सेस का डायरेक्शन है। यहां पे देखिए, यहां पे लिखा है आपका पुल और यहां पे आपका लिखा है पुश, दोनों में बहुत जमीन आसमान का फर्क आ जाएगा, फ्री बॉडी डायग्राम चेंज हो जाएगा, ठीक है, इक्वेशंस बदल जाएंगे। और ये सब करने के बाद मुझे इस बॉडी का वेट और कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन हमको क्या निकालना है, वैल्यू पता करना है। अब मैं इस टाइप के क्वेश्चन आप लोगों को क्यों करा रहा हूं फ्रेंड्स, क्योंकि ये है तो एक क्वेश्चन, बट एक्चुअली में ये 2 क्वेश्चन की तरह काम करेगा। आपको अलग अलग डायग्राम्स के लिए अलग अलग फ्री बॉडी डायग्राम मैं समझाऊंगा, और इससे आपका कॉन्सेप्ट बिल्ड होने में क्या होगा, बहुत ही फायदा होगा, ठीक है। आई होप आप लोग ने क्वेश्चन लिख लिया होगा, मैं क्वेश्चन को मिटा देता हूं। ओके, चलिए, बहुत ही पेशेंस के साथ इसको देखते हैं कैसे सॉल्व होगा फ्रेंड्स, मेरे साथ बने रहिए आप लोग। सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूं, देखिए मैं इसको दे दे रहा हूं केस 1 और इसको मैं दे दे रहा हूं केस 2। मैं दोनों केसेस के लिए क्या कर रहा हूं फ्रेंड, दोनों केसेस के लिए मैं इंडिविजुअली फ्री बॉडी डायग्राम बना रहा हूं। तो चलिए मैं केस 1 के लिए फ्री बॉडी डायग्राम बनाता हूं। केस 1 के लिए फ्री बॉडी डायग्राम मैं क्या कर रहा हूं, मैं ये ऑब्जेक्ट ले रहा हूं, ठीक है, मैंने ये ब्लॉक ले लिया। इस ब्लॉक का जो वेट है ये W नीचे पड़ रहा होगा फ्रेंड्स, ठीक है। मैंने आपको बता दिया है, आप एक्सिस ले लीजिए, है ओके। एक्सिस का ओरिजिन इसका सेंटर ऑफ मास पे मान लीजिए, मैं बार बार वैसे करके नहीं समझाऊंगा, आप लोग प्लीज इतना एफर्ट करिए और इतना कोशिश करिए। W यानी कि वेट नीचे पड़ रहा है 180 न्यूटन, आई एम सॉरी फ्रेंड्स, 180 न्यूटन का फोर्स यहां लग रहा है। चलिए मैं बना ही देता हूं इस चीज को, मैं नहीं चाहता मेरे किसी बच्चे को किसी भी टाइप का कंफ्यूजन हो। चलिए ये रहा, ठीक है। अब ये जो 180 न्यूटन का जो फोर्स है ये 30 डिग्री इंक्लाइंड है, ओके फ्रेंड्स। अब ये जो 180 न्यूटन का जो फोर्स है इसको मैं एक बार यहां रिजॉल्व करूंगा, एक बार पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में रिजॉल्व करूंगा और एक बार क्या करूंगा, पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में भी रिजॉल्व करूंगा। तो जब 180 न्यूटन का फोर्स अलोंग द एंगल एक्स एक्सिस में रिजॉल्व होगा तो कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, 180 cos 30 डिग्री, ठीक है। ये हमेशा ऐसा ही होता है फ्रेंड्स, विद द एंगल जो भी फोर्स या जो भी वेक्टर रिजॉल्व होता है वो cos थीटा का कंपोनेंट लेके आता है, और उसके अगेंस्ट में जो एक्सिस होता है वो उसमें क्या आता है, 180 sin 30 डिग्री, ओके। चलिए इस फोर्स का काम तो मेरा हो गया। अब ये फोर्स इसको यहां लग रहा है, तो इस ब्लॉक को तो कोई फोर्स रोकना चाह रहा होगा ताकि ये ब्लॉक मूव ना करे, तो क्या होगा, यहां पे फ्रिक्शन फोर्स लगेगा। अगर फोर्स आपको यहां खींचना चाह रहा है तो फ्रिक्शन फोर्स आपका ये, चलिए मैंने फ्रिक्शन फोर्स लगा दिया। और कोई चीज बच गया, यस फ्रेंड्स, सरफेस के द्वारा लगाया गया बॉडी पर रिएक्शन फोर्स, तो चलिए ये भी मैंने कर दिया रिएक्शन फोर्स, ओके। ये रहा बॉडी नंबर 1 के लिए फ्री बॉडी डायग्राम। अब इसके लिए हम लोग क्या करते हैं फ्रेंड्स, इक्वेशन लिख लेते हैं। तो चलिए इक्वेशन लिखते हैं। मैं लिख सकता हूं, अगर मैं एक्स एक्सिस के लिए रिजॉल्व कर रहा हूं, तो एक्स एक्सिस के लिए फोर्सेस को देख रहा हूं, तो मैं लिख सकता हूं फ्रिक्शनल फोर्स इज इक्वल टू 180 cos 30 डिग्री, ओके। तो देखिए फ्रिक्शनल फोर्स क्या हो जाएगा, 180 इंटू cos 30 कितना होता है फ्रेंड्स, √3/2। तो इसकी वैल्यू निकल के आ जाएगी फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू है लगभग 156 न्यूटन, ठीक है फ्रेंड्स। ये आपका क्या बन गया, इक्वेशन नंबर 1। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा फ्रेंड, बहुत ध्यान से देखिए। जो फ्रिक्शन फोर्स यहां पे है
वही तो इसके बराबर है फ्रेंड, जो यहाँ पे राइट जो एक्स डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, तभी तो ये बॉडी रुकी हुई है। तो मैं क्या कर सकता हूं कि यहाँ पे बॉडी इक्विलिब्रियम स्टेट में है, तो फ्रिक्शनल फोर्स 180 cos 30 के बराबर हो गया। ओके, नाउ अगर मैं y एक्सिस पे बात करूं, y एक्सिस, चलिए तो y एक्सिस पे भी देख लेते हैं। y एक्सिस पे क्या क्या लग रहा है, W इज इक्वल टू R प्लस 180 साइन 30 डिग्री लिख सकता हूं फ्रेंड्स में। ओके, मैं इसको लिख सकता हूं फ्रेंड्स, और यहां पे मैं रिएक्शन की वैल्यू लिख सकता हूं W माइनस 180 साइन 30 डिग्री। तो रिएक्शन की वैल्यू क्या आ गई फ्रेंड्स, रिएक्शन की वैल्यू आ गई W माइनस 90 न्यूटन। ओके, और अगर मैं इस फ्रिक्शन की बात करूं, ये मेरा क्या बन गया फ्रेंड्स, इक्वेशन नंबर 2। ये मेरा क्या बन गया, इक्वेशन नंबर 2। लेकिन हमें यहां पे फ्रेंड्स, हमें तो यहां पे W की भी वैल्यू चाहिए और कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की भी वैल्यू चाहिए। तो आपको एक कॉन्सेप्ट पता है कि फ्रिक्शन इज इक्वल टू म्यू इंटू आर, ये हमें पता है फ्रेंड्स। तो मैं क्या कर रहा हूं, इसको मैं मान लेता हूं इक्वेशन नंबर 3, और ये जो फ्रिक्शन की वैल्यू है, जो म्यू है, इसको मैं यहां पुट कर देता हूं। तो देखिए फ्रिक्शन क्या बन गया, म्यू इंटू W माइनस 90, ये बन गया मेरा इक्वेशन नंबर 4। बहुत ध्यान से देखिए, और फ्रिक्शन की वैल्यू क्या है, फ्रिक्शन की वैल्यू हमने कैलकुलेट कर ली है, वो है 156 न्यूटन। तो ये जो हो गया मेरा फ्रेंड्स, ये मेरा मेन इक्वेशन पता मुझे चल गया। मैंने क्या किया फ्रेंड्स, फ्रिक्शन फोर्स इसके बराबर है, मैंने वहां से फ्रिक्शन की वैल्यू निकाल ली। दूसरी चीज, वेट जो था आपके रिएक्शन प्लस 180 साइन 30 डिग्री के बराबर था, वो चीज मैंने यहां पुट किया। रिएक्शन की वैल्यू आ गई W माइनस 180 साइन 30 डिग्री। साइन 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 1/2 यानी कि 0.5। उसको मैंने जब इससे मल्टीप्लाई किया तो देखिए रिएक्शन की वैल्यू आ गई W माइनस 90। लेकिन आपको यह भी पता है कि फ्रिक्शन की जो वैल्यू होती है वो म्यू इंटू आर के बराबर होती है, चाहे आर की कितनी भी वैल्यू रहे। तो यहां पे जो आर की वैल्यू थी, इसको मैंने इक्वेशन नंबर 2 से इक्वेशन नंबर 3 पे पुट किया, और जो मेरा इक्वेशन लास्ट में निकल के आया वो आया 156 इक्वल टू म्यू इंटू W माइनस 90 न्यूटन। ओके, ये मेरा किसके हुआ, केस 1 के लिए हुआ। अब मैं क्या कर रहा हूं फ्रेंड्स, केस 2 के लिए निकाल रहा हूं। केस 2 के लिए मैं फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊंगा, केस 2 के लिए फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊंगा, और उसको देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। तो ये रहा मेरा बॉडी 2, मार्कर, ये रहा मेरा बॉडी 2 फ्रेंड्स, यहां पे इसका वेट है। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए ये क्वेश्चन क्यों इंपॉर्टेंट है। जो मेरा पुश लग रहा है वो इस टाइप से लग रहा है फ्रेंड्स, बहुत ध्यान से समझिए इस चीज को। ये है 220 न्यूटन और ये है मेरा 30 डिग्री पर इंक्लाइन। ओके, तो अगर ये मेरा 220 न्यूटन 30 डिग्री पे इंक्लाइंड है, तो ये देखिए अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो ये 220 जो न्यूटन का फोर्स है वो लग कहां पे रहा है, वो लग रहा है आपके थर्ड क्वाड्रेंट में। तो एक्चुअली में ये जो आपका होगा, ये जो रिजॉल्व होगा फ्रेंड्स, ये रिजॉल्व होगा कुछ इस तरह से, मैं आपको दिखा रहा हूं। देखिए ये रिजॉल्व होगा कुछ इधर 220 cos 30 डिग्री अलोंग द एक्सिस, वो भी कौन सी डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में। ठीक है, तो ये देखिए क्या बन गया 220 cos 30 डिग्री। और जो अब क्या होगा, अब इस यहां पे आ रहा है एक तरह से, आप देख सकते हैं, ये देखिए ये है आपका 220 न्यूटन। ठीक है, और ये जो इसका y एक्सिस में होगा रिजॉल्व, वो कहां होगा, वो इधर होगा 220 sin 30 डिग्री। बहुत ध्यान से देखिए इस चीज को। जो 220 न्यूटन का डायरेक्शन था फ्रेंड्स, वो थर्ड क्वाड्रेंट पे था। थर्ड क्वाड्रेंट में एक्स एक्सिस भी नेगेटिव होता है, y एक्सिस भी नेगेटिव होता है। तो जो इसका रिजॉल्व हुआ ये 30 डिग्री है फ्रेंड्स, तो ये भी क्या होगा 30 डिग्री होगा। ओके, तो ये क्या होगा, अलोंग द एक्सिस 220 cos 30 डिग्री, अवे फ्रॉम द एक्सिस 220 sin 30 डिग्री। और यहां से मैं और क्या और कुछ बच गया हमारे पास, बिल्कुल। अगर बॉडी इसको यहां मूव करना चाह रहा है तो फ्रिक्शनल फोर्स कहां लगेगा फ्रेंड्स, फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में। याद रखिए फ्रिक्शन हमेशा कॉज ऑफ मोशन को अपोज करता है। कॉज ऑफ मोशन इसका लेफ्ट डायरेक्शन में है, तो फ्रिक्शन हमेशा राइट डायरेक्शन में होगा इस केस के लिए। ठीक है, किसी भी कंडीशन पे नहीं। अभी तक मैंने आपको जितना भी कराया, बस हम लोग जहां पे भी ऑब्जेक्ट लेते थे उसके अपोजिट मार देते थे, ऐसा नहीं होता है फ्रेंड। थोड़ा कॉन्सेप्ट को समझिए।
फ्रिक्शनल फोर्स आपका यहां लगा। और अभी भी एक चीज बचा है जो है रिएक्शन फोर्स, जो कि सरफेस हमेशा देगा, वो कहां लगेगा 90 डिग्री, यानी कि ये रिएक्शन फोर्स आपका यहां लग गया। ये रहा केस 2 के लिए आपका फ्री बॉडी डायग्राम। केस 2 के लिए आपका फ्री बॉडी डायग्राम, इसको बहुत अच्छे से नोट कर लीजिए फ्रेंड। भले मैंने इसको यहां पे बना दिया था, बट एक्चुअली ये फोर्स जो था वो थर्ड क्वाड्रेंट पे लाई कर रहा था, इसीलिए मैं आपको प्लेन्स के थ्रू इस चीज को समझाता हूं। अब आप लोग देखिए फ्रेंड्स, अब यहां पे जब आप लोग इसको इक्वेशन बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे? फ्रिक्शनल फोर्स इज इक्वल टू 220 cos 30 डिग्री, क्योंकि एक्स एक्सिस में तो एक्स एक्सिस में यही दो फोर्सेस है, ठीक। और जब आप लोग वाई एक्सिस के लिए बनाएंगे, चलिए तो इसको भी मैं लिख लेता हूं, इसकी वैल्यू पता कर लेता हूं। 220 cos 30, ये वैल्यू आ रही है आपकी 190.5, फ्रिक्शन की वैल्यू आ गई 190.5 न्यूटन। अब इसको मैं मान लेता हूं इसके लिए इक्वेशन नंबर 1, और वाई एक्सिस के लिए मैं देख रहा हूं वाई एक्सिस। चलिए वाई एक्सिस के लिए भी इसको कैलकुलेट करते हैं। रिएक्शन इज इक्वल टू W प्लस 220 साइन 30 डिग्री, ये हो गया W प्लस 110 न्यूटन। और फ्रिक्शनल फोर्स क्या होता है फ्रेंड्स? फ्रिक्शनल फोर्स, ये आप इसको लिख लीजिए इक्वेशन नंबर 2 केस 2 के लिए। और फ्रिक्शनल फोर्स होता है म्यू आर, तो आप क्या लिख सकते हैं 190.5, क्योंकि फ्रिक्शन की वैल्यू मुझे पता है वो है म्यू इंटू W प्लस 110 न्यूटन। ये हो गया इक्वेशन नंबर 3। इसे नोट कर लीजिए फ्रेंड्स। आई नो ये क्वेश्चन थोड़ा लेंदी है, आई नो, बट कॉन्सेप्ट पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इससे बेहतरीन न्यूमेरिकल आपको नहीं मिलेगा। अगर आप बुक्स का सोर्स जानना चाहते हैं तो मैं वीडियो के एंड में इसको बता दूंगा कि मैंने किस बुक से इसको लिया है, ठीक है। तो हमारे पास जो मेनली दो इक्वेशन है वो हमें मिल गई है। एक इक्वेशन है 156 इज इक्वल टू म्यू इंटू W माइनस 90, और एक है 190.5 इज इक्वल टू म्यू इंटू W प्लस 110, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए अब हम लोग इसको फिर से अच्छे से, बस आपका काम अब यहां पे लगभग खत्म हो गया फ्रेंड्स, ठीक है। अब देखिए मैं यहां पे क्या कर रहा हूं, इक्वेशन नंबर वहां के इसको इसके इक्वेशन से मैं डिवाइड करता हूं। तो देखिए मैं क्या कर रहा हूं फ्रेंड्स, एक है हमारे पास 156 इक्वल टू म्यू W माइनस 90, एक हमारे पास ये इक्वेशन है, और एक हमारे पास है 190.5 इज इक्वल टू म्यू इंटू W प्लस 110। अब यहां पे देखिए फ्रेंड्स, यहां पे टोटल कितने वेरिएबल है? W म्यू 2 वेरिएबल है, और यहां पे जो हमारे पास इक्वेशन है वो भी कितना है? 2 है। अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, तो इसको देखिए सबसे अच्छा तरीका है सॉल्व करने का, आप लोग इसको आपस में डिवाइड कर दीजिए। तो इसको अगर मैं डिवाइड करूंगा तो देखिए ये क्या बन जाएगा, 156 अपॉन 190.5 इज इक्वल टू म्यू W माइनस 90 अपॉन म्यू W प्लस 110। तो म्यू म्यू कैंसिल हो गया, ओके। तो यहां से जो आपका वैल्यू आ रहा है, यहां से जो आपका W का वैल्यू आ रहा है, चलिए इसको भी मैं कैलकुलेट कर लेता हूं। आप लोग भी प्लीज इसको कैलकुलेट करिए फ्रेंड्स, देखिए क्या आंसर आ रहा है। सॉल्व करिए आप लोग सभी। लगभग आपका जो आंसर आ रहा है, देखिए फ्रेंड्स मेरा भी आ रहा है 990 के लगभग कुछ आ रहा है फ्रेंड्स। W आपका आ रहा है 990 न्यूटन, लगभग 994.34 आ रहा है एग्जैक्टली, मैं 990 मान के चल रहा हूं, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहां से आपका W का जो वैल्यू आ रहा है 990 न्यूटन आ रहा है। अब आप इसको कहां करिए, कहीं भी पुट कर दीजिए, ठीक है। तो ये इसको आप यहां पे पुट कर दीजिए 156 इक्वल टू म्यू इंटू 990 माइनस 90, तो म्यू क्या हो गया 156 डिवाइडेड बाय 900, तो म्यू की वैल्यू आ जाएगी 156 डिवाइडेड बाय आंसर 0.156, ये आपका आ गया आंसर। मैंने आप लोगों को बोला था कि मैं आप लोगों को लगभग 2 से 3 न्यूमेरिकल सॉल्व कराऊंगा, दूसरे न्यूमेरिकल में ही 2 न्यूमेरिकल के बराबर का कॉन्सेप्ट आप लोगों ने समझ लिया। तो इस तरह से आपके जो क्या होंगे, लिमिटिंग जो फ्रिक्शन होते हैं, जो हॉरिजॉन्टल प्लेन पे लाई करते हैं, ये इस टाइप से क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। अगर आप लोगों की डिमांड है कि मैं इससे रिलेटेड और कुछ इंटरेस्टिंग न्यूमेरिकल्स लेके आऊं जो थोड़े से अच्छे क्वालिटी के हो, तो आप लोग प्लीज मुझे कमेंट करिए, वरना हम लोग नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम लोग इंक्लाइंड सरफेस से रिलेटेड जो फ्रिक्शन के न्यूमेरिकल्स है उसको सॉल्व करेंगे।
आई होप आप लोगों को ये सब चीजें समझ में आई होंगी। सबसे इंपॉर्टेंट है फ्री बॉडी डायग्राम बनाना। फ्री बॉडी डायग्राम जब आप बना लेते हैं फ्रेंड्स, तो आपके लिए इक्वेशंस को फ्रेम करना आसान हो जाता है, और इक्वेशंस फ्रेम करने के बाद आप उसको अपने तरीके से ये मैथमेटिक्स है फ्रेंड्स, आप इसको और कैसे भी सॉल्व कर सकते थे। आप इक्वेशन को सब्स्टिट्यूट कर सकते थे, मैंने यहां डिवाइड करना सही समझा, तो ये आपके ऊपर है। बट जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है फ्री बॉडी डायग्राम आप लोग सही बनाइए। अगर आप एक भी फोर्स के कंपोनेंट को यहां छोड़ देंगे, फॉर एग्जांपल अगर आपने रिएक्शन लेना भूल गए, अगर आपने ऐसा कुछ गलती कर दिया, तो आंसर गलत आ जाएगा। ठीक है, ओके फ्रेंड्स, तो हम लोग अब क्या करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में इसको कंटिन्यू करते हैं। अगर आपको मेरे वीडियो लेक्चर पसंद आते तो प्लीज इसे लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लोगों को शेयर करिए। ठीक है, जेनिक जेई स्टडी को बेल आइकन को दबाइए ताकि आपको इससे रिलेटेड जो लेक्चर है सबसे पहले आप तक पहुंचे। ओके फ्रेंड्स, कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट में। थैंक यू।